हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बात करी थी मोल क्या होता है, मोल का बेसिक डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था एटम का, और एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कोई भी एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर जिसमें हम जो एटम है हमारा, उस एटम का थोड़ा सा एक दो टर्म्स हैं जो समझने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आयंस को डिस्कस करेंगे, है ना। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, अपना जो चैनल है रूबीडियम चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है ना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। अपने दो चैनल है, एक रूबीडियम और एक रूबीडियम कोचिंग। मैक्सिमम कंटेंट आपको इन दोनों चैनल्स पे मिलने वाला है। अभी जो भी कंटेंट अपना चल रहा है वो रूबीडियम चैनल पे चल रहा है, और उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में रूबीडियम, थोड़े दिनों बाद में तो क्या, एक दो दो चार पांच दिन बाद में ही आपको रूबीडियम कोचिंग पे भी कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को इन दोनों चैनल्स को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियोस मैंने डाले हैं वो बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एटम का कुछ बचा हुआ पोर्शन। ठीक है, एटम का कुछ बचा हुआ पोर्शन। फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल, उसके बाद में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम आयंस। ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जितना कवर होता है उतना कवर करने की कोशिश करते हैं, है ना। और जो नहीं होगा उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सेकंड। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। एटम का क्या पोर्शन बच गया था उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एटम की। जैसे मैंने देखा था, एटम है, एटम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, और उस एटॉमिक मास की यूनिट होती है दो। एक होती है एएमयू या यू, और दूसरी होती है ग्राम। ये क्या है, एटॉमिक मास की यूनिट है हमारे पास में, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि जहां पर एएमयू लिखा हुआ है या यू लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है, यानी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनके मास, एटॉमिक मास के आगे अगर एएमयू या यू लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वो सिंगल एटम का मास है। और अगर ग्राम लिखा हुआ मिले तो वो किसका मास है, एक मोल एटम का मास है। एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये अपन ने अच्छे से याद कर लिया है। अब हम बात करते हैं, क्या सर इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है क्या, यानी एएमयू को ग्राम में या ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यानी एएमयू को ग्राम में या ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल बच्चों, ये पॉसिबल है। और हम एक एटम का जो मास एएमयू में है उसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्राम वाले मास को एएमयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, हमें पता है कि अगर हमारे को ग्राम में मास दिया हुआ है तो वो एक मोल एटम का मास है, एक मोल एटम का मास है। तो हमें पता है एक मोल में कितना होता है, एक मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। हमें पता है एक मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से समझने की कोशिश करना है, एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं कार्बन, जिसका एटॉमिक मास होता है 12 है। ये दो प्रकार से हो सकता है, 12 एएमयू भी हो सकता है और 12 ग्राम भी हो सकता है। अगर मान लो हमारे पास में 12 ग्राम दिया हुआ है ना, 12 ग्राम दिया हुआ है, तो हमें पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो एटम्स है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो कार्बन एटम है, उनका मास कितना होगा, वो होगा 12 ग्राम। ये हमें पता है। अगर मैं एक एटम कंसीडर करूं, है ना, एक एटम कंसीडर करूं, तो एक एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एक एटम का मास आ गया ये अपने पास में, एक एटम का मास आ गया ये अपने पास में। और ये हमें एक एटम का मास दिया हुआ है, और हम जानते हैं एक एटम का मास कितना होता है कार्बन का, 12 एमयू। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ये ग्राम
अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये बराबर आना चाहिए 12 AMU। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे आएगा 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये ग्राम और ये 1 AMU। अब ध्यान देना बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। ये अपने को याद करना है, याद करना है। यानी 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। ये डाटा याद करना है। अगर हमें एटम का मास AMU में दिया हुआ है तो उसको ग्राम में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो, मैं जो अपन ने कुछ एलिमेंट्स लिखे थे, एटम्स लिखे थे, उनके मास को ग्राम में कन्वर्ट करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, एक तो है ना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। दूसरी चीज, अपना चैनल रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग, इन दोनों चैनल्स को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी कोई नया कंटेंट आपको, मतलब नया कंटेंट इस चैनल पे आए, उसकी सूचना आपको मिल जाए, है ना। रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आगे चलते हैं। अभी हमने देखा कि 1 AMU या U इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। यानी AMU को ग्राम में बदल सकते हैं। तो देखो, मैं टेबल बना रहा हूं। मास ऑफ 1 एटम इन AMU, और यहां पर है हमारे पास में एटम, और यहां पर लिख रहा हूं मैं मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। किसमें लिख रहा हूं, ग्राम में, और ये किसमें है, AMU। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, मैंने एक एटम लिया कार्बन के एक एटम का मास AMU में कितना होता है, 12 AMU, है ना। 12 AMU होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12 AMU को 12 इंटू 1 AMU, 12 इंटू 1 AMU, AMU यूनिट लगी हुई है, 12 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 AMU का मतलब कितना है, 1.67 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। तो अगर कार्बन का एक एटम हमारे पास में है, तो एक एटम का AMU में मास तो होगा 12 AMU, एक एटम का AMU में मास होगा, वो तो कितना होगा, 12 AMU। और अगर उसका मास ग्राम में कंसीडर करें तो हमें पता है 1 AMU बराबर इतना ग्राम होता है, तो ग्राम में इसका मास इतना हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलें। जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू 1 AMU। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, जैसे 16 AMU था तो इसका ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितना होगा, 14 इंटू 1 AMU, ये हो जाएगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। ऐसे ही अगर मैं सोडियम लिखूं, तो सोडियम होता है 23 इंटू 1 AMU, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। इस प्रकार से कोई भी एक सिंगल एटम जिसका मास AMU में दिया हुआ है, तो हम उसको ग्राम में बदल सकते हैं, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। ये हमें याद रखना है, समझ में आए बच्चों। तो किसी भी एटम का जो मास है AMU में दिया हुआ है, उसको ग्राम में बदल सकते हैं, समझ गए। और ये डाटा, ये अपने को याद रखना है, सीखा। ऐसे ही ग्राम को AMU में भी बदल सकते हैं, इसके जरिए, है ना, ग्राम को AMU में भी बदल सकते हैं। समझ गए बात को, आगे चलें। इसको नोट डाउन कर लो, अपना वही चैनल रूबिडियम कोचिंग, उसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सकता है उतना करना है बच्चों। ठीक है, आगे चलें।
एटम से रिलेटेड एक टर्म आता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का आर, एटॉमिक का ए और मास का एम। इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं राम। इस प्रकार से एक शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं हम राम, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास राम। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में रिलेटिव एटॉमिक मास का टर्म यूज हो जाता है तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन है इसकी, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट to the mass of 1/12 1/12 of mass of कार्बन 12 है। कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटॉप्स है। कार्बन के 2-3 आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें से कार्बन 12 आइसोटॉप है एक। और 12 का मतलब ये है यहाँ पर कि कार्बन का ऐसा एटम जिसका एटॉमिक मास 12 हो। कार्बन का एक ऐसा आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास कितना हो? 12 हो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को राम को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेशियो है किसका? जिस एलिमेंट का हमें राम निकालना है, जिस एलिमेंट का हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास अपॉन मास ऑफ द 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन 12 के 1/12 का मास। इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें तो फॉर्मूले के रूप में हो जाएगा हमारे पास में राम इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट या एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। ये इसका फॉर्मूले के रूप में आ गया। ये एक इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, यही समझा देता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, हमें कैलकुलेट करना है राम किसका? नाइट्रोजन का। किसका कैलकुलेट करना है? राम नाइट्रोजन का। हमें नाइट्रोजन का राम कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में आ जाएगा राम इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट। मास ऑफ द एलिमेंट फॉर्मूला देखो, मास ऑफ द एलिमेंट, और एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 14 AMU, है ना? 14 AMU। और 1/12 तो मास ऑफ कार्बन 12 है। कार्बन 12 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास 12 लेना है और 1/12 और लगाना है। तो ध्यान देना यहाँ पर 1/12 इंटू 12 AMU। तो AMU से AMU कैंसिल हो गया, यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो नाइट्रोजन का राम आ गया हमारे पास में 14। नाइट्रोजन का राम कितना आ गया? 14। तो ध्यान देना बच्चों, ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म एक्सप्लेन करने का मेरे को मकसद था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वही उसका राम है, वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसके आगे यूनिट नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? यहाँ देखो AMU से AMU कैंसिल आउट हो गया, AMU से AMU कैंसिल आउट हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि राम इज यूनिटलेस। राम क्या है? यूनिटलेस है। इसकी राम जो आएगा उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो नाइट्रोजन का राम कितना होना है? 14। जो उसका एटॉमिक मास है वही बिना यूनिट के लिख देंगे तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होने वाला है। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको अपना चैनल रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ इसको पहुंचा देना है, दोस्तों को इसका बेनिफिट मिले। जो भी जरूरतमंद बच्चा है जिसको केमिस्ट्री पढ़नी है उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और समझा देता हूं मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे राम निकालना है अपने को ऑक्सीजन का। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास में मास ऑफ द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 AMU अपॉन 1/12 इंटू कार्बन 12 का AMU में। AMU से AMU कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो राम ऑफ ऑक्सीजन आ गया हमारे पास में 16। राम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 16 आ गया। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे अपने को राम निकालना है किसका? राम निकालना है अपने को कार्बन का। तो राम हो जाएगा हमारे पास में
कार्बन का मास कितना 12 है mu अपॉन 1/12 ऑफ कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 है mu, तो amu से amu कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास में 12 है, तो राम ऑफ कार्बन आ गया अपने पास में 12 है। इस प्रकार से हमें राम कैलकुलेट करना है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये राम निकालने के 2-3 स्केल है ना। ये पहले वाला था जो इंपॉर्टेंट था, कार्बन स्केल है जो करंट में चलता है, उसके बाद में आता है अपने पास में ऑक्सीजन स्केल और हाइड्रोजन स्केल, तो उसमें भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। फर्स्ट स्केल है हमारे पास में ऑक्सीजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल, तो इसका राम निकालेंगे तो राम में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/16, ऑक्सीजन आ गया तो 1/16 हो जाएगा, इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, अगर मुझे राम निकालना है किसका, राम निकालना है नाइट्रोजन का, तो राम हो जाएगा हमारे पास में मास ऑफ नाइट्रोजन कितना 14 mu अपॉन 1/16 और मास ऑफ 16 ऑक्सीजन का एटम, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, तो राम आएगा हमारे पास में 14। पहले भी नाइट्रोजन का राम, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज नहीं होना है, उतना ही आना है जितना भी कोई भी स्केल यूज कर लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ऑक्सीजन स्केल था तो इसमें नीचे ऑक्सीजन आ गया, कार्बन स्केल था जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब इसी को यूज करते हैं, तो ये नीचे 1/12 आ गया कार्बन का एटॉमिक मास। अगला आ जाता है हमारे पास में हाइड्रोजन स्केल, कौन सा आ जाता है हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन का भी वही राम का फॉर्मूला, सीधा सिंपल सी बात है, राम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/1 into mass of हाइड्रोजन एटम। इसका एग्जांपल लूं वही नाइट्रोजन का, अगर मुझे राम निकालना है नाइट्रोजन का, तो अपने पास में राम हो जाएगा, राम इज इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना 14 mu अपॉन हाइड्रोजन का 1/1 into 1 mu, तो mu से mu कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में राम आ गया 14, तो ये आ गया राम। इस प्रकार से रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें पता है रिलेटिव एटॉमिक मास जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जितना भी राम हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि देखो एमयू से एमयू कैंसिल आउट हो गया, ग्राम लेंगे तो ग्राम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये एक टर्म था जो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसी टर्म्स दिखे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये रिलेटिव एटॉमिक मास भी समझ में आ गया होगा, और एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे चले, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, मतलब स्पीडली नहीं हो रहा, मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर जल्दी चल रहे हैं, तो मैं आपको और स्पीड स्लो कर लूंगा, है ना। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास में था। अब आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले अपना वही चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना, रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आगे चलें। अगला है हमारा पास में, अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, तो देखो बेटा हमने मोल का बेसिक देखा, एटम देख लिया, मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो मॉलिक्यूल के बारे में देखें तो मॉलिक्यूल को हम सिंपली ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बहुत सारे एटम क्या करते हैं आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम इसको एक अलग तरीके से भी इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एटम जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो एटम सेम भी हो सकते हैं, एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, एटम 2 भी हो सकते हैं, एटम 3 भी हो सकते हैं, यानी 2 से ज्यादा कितने भी एटम हो सकते हैं, और वो सिमिलर टाइप भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, वो कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे।
ठीक है, सिमिलर टाइप के एटम कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन कर सकते हैं, दो एटम कंबाइन कर सकते हैं, दो से ज्यादा एटम भी कंबाइन कर सकते हैं। वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो बच्चों, यहां से इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं, व्हेन, या व्हेन को रहने दो, टू और मोर देन टू और मोर देन टू सिमिलर और डिफरेंट, सिमिलर और डिफरेंट एटम्स combined then they will form molecule। वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। जब दो या दो से अधिक एटम, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जब वो कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं बच्चों आपके पास में, जैसे ऑक्सीजन एक एटम है और वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके ऑक्सीजन का निर्माण कर लेता है, O2 का निर्माण कर लेता है। एक ऑक्सीजन एटम है, वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके O2 का फॉर्मेशन कर लेता है, O2 का फॉर्मेशन कर लेता है। O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन एक एटम है और वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे ही नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलकर के नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे ही एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ और तीसरे ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के ओजोन गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जितने भी एटम हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन किया, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन किया, ऑक्सीजन 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 और ये सिमिलर ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, इसमें दो एटम है, इसमें दो एटम है, इसमें दो एटम है और इसमें तीन एटम है। मैंने परिभाषा डेफिनेशन क्या लिखी है, टू और मोर देन टू, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। तो अभी मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं वो सारे के सारे सिमिलर एटम के लिखे हैं। तो इसमें क्या है, सारे सिमिलर एटम है, सारे क्या है, सिमिलर एटम है। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2O का। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया का, NH3 का। यानी सीधी सिंपल सी बात बोलूं तो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यानी डिफरेंट टाइप के एटम है, एक नाइट्रोजन है, तीन ऑक्सीजन है, ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखें, यानी 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन और प्लस 6 ऑक्सीजन, ये सब मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। तो इसमें जितने भी ये एटम है वो सारे कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के एटम है, डिफरेंट टाइप के एटम है। तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक एटम हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब वो कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलें। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अगला हेडिंग है अपना मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, अब जैसे मॉलिक्यूल था, एटम था, एटम का जो वेट था उसको एटॉमिक वेट बोल रहे थे। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, है ना, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं, वेट ऑफ द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका जो वेट है वही क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है।
दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। मॉलिक्यूल किससे बना है, डिफरेंट टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप के एटम के एटॉमिक वेट को ऐड कर दें, सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को ऐड कर दें, तो जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। यानी हम बोल सकते हैं इट इज द सम ऑफ atomic weight of the all atoms present in a molecule is called molecular weight। तो सिंपल सी भाषा हम बोल सकते हैं it is sum of all sum of the weight of all atoms present in molecule is called, कॉमा लगाया मैंने, is called molecular weight। molecular weight, it is the weight of the all the atoms present in a molecule called molecular weight, called molecular weight। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज है हमारे पास में, यही मोलिकुलर वेट अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राम मोलिकुलर वेट, दूसरा टर्म है ग्राम मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट, इसकी डेफिनेशन में सीधी लिख रहा हूं, मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड in gram is called gram molecular weight। ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, अगर मोलिकुलर वेट को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम मोलिकुलर वेट कहलाएगा। यहाँ समझने की कोशिश करना बच्चों, अब एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक मोलिक्यूल लिया अमोनिया NH3, कौन सा मॉलिक्यूल लिया, अमोनिया लिया। ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है, एक तो नाइट्रोजन है इसमें, देखो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन है और इसमें 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमें पता है एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। ऐसे ही इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और 3 हाइड्रोजन है तो 3 का हो गया 3। तो अगर मैं टोटल करूं तो 14 प्लस 3, तो ये आ गया मेरे पास में 17। कितना आ गया, तो अमोनिया जो है उसका मोलिकुलर वेट आ गया मेरे पास में 17। अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 17। 17 यहां पर मैं यूनिट लगा दूंगा AMU, तो एक मॉलिक्यूल, ध्यान देना बच्चों, AMU यूनिट लगाएंगे तो एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम लगा देंगे तो एक मोल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो यही मास अमोनिया का, यही मॉलिक्यूलर वेट, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 17। अगर इसके आगे मैं ग्राम लगा दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बस यूनिट का फर्क है, कुछ नहीं है और ज्यादा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें, उसके आगे यूनिट AMU लगा देंगे तो वो एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके आगे ग्राम लगा देंगे तो वो एक मोल मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। और इस प्रकार का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है, इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये AMU और ग्राम पर अगली स्लाइड में मैं कुछ और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 या 2 से अधिक एटम हो सकते हैं, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर उसी
एटम में, सॉरी उसी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है, जितने टाइप के एटम प्रेजेंट है, अगर उन सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दें, उन सबके एटॉमिक मास को क्या करते हैं, सम कर दें, तो सम करने से हमें जो मिलता है वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अगर उसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल सी बात है बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मॉलिक्यूलर मास किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसका एग्जांपल मैंने एक दिया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं कराने वाला हूं, और उसी मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। और ये तभी पॉसिबल है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको 36 तक एटॉमिक मास याद करने हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना? 36 तक याद करने हैं बेटो, तभी ही आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से ही हम मोल कैलकुलेट करेंगे, और एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमें एटॉमिक मास याद नहीं होगा, और वो याद नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। समझ में आई बेटा? तो यहाँ ये एटॉमिक मास आपको याद करने हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में मैं पहले तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करना बताता हूँ। सॉरी, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल है मेरे पास में NaOH, ये मॉलिक्यूल है। ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, ध्यान दें। तो ये मिलकर बना हुआ है, एक सोडियम है इसमें, ये सोडियम है। इसीलिए मैंने बोला था सिंबल याद करने हैं, सारे एटम्स के सिंबल याद होने चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये सोडियम है कि नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये सोडियम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये लो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये लो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ध्यान देना बच्चा कि एक सोडियम का अगर मैं मास देखूं तो सोडियम का मास होता है, एक सोडियम प्रेजेंट है और एक सोडियम का होता है 23। ऐसे ही एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। ऐसे ही एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया 23, ये हो गया अपने पास में 16, और ये हो गया अपने पास में 1। इन सबको ऐड करना है, तो ये आ गया हमारे पास में 23 और 1 24, ये हो गया 40। तो NaOH का एटॉमिक मास आ गया हमारे, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास में 40। कितना आ गया, 40। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास में 40। इस प्रकार से हम एटॉमिक मास की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। अगर आपको एटॉमिक मास याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आपका पढ़ना बेकार है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर मेरे पढ़ाते हुए समझ में भी आ जाएगा तो आप खुद अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप एटॉमिक मास याद करो पहले तो। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लूं मैं H2, सॉरी H2SO4। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें देखो कितने एटम प्रेजेंट है, दो तो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, प्लस एक सल्फर है, एक सल्फर है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालूं तो हमें पता है दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो का हो जाएगा 2 गुना 1, प्लस एक सल्फर का 32 होता है, तो एक ही सल्फर है तो वो हो गया 32, 32, और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का हो जाएगा 4 इंटू 16। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, ये हो जाएगा 8 9 98। तो यहां से पता चला कि H2SO4 जो है उसका मॉलिक्यूलर मास है 98। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98। इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चले। अगले 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास में C6H12O6। तो इसमें कितने हैं, 6 कार्बन है, प्लस 12 हाइड्रोजन है, और 6 ऑक्सीजन है, प्लस 6 ऑक्सीजन है।
तो यहाँ से देखना, एक कार्बन का 12 होता है तो 6 कार्बन का हो जाएगा 6 गुना 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन का हो जाएगा 12 गुना 1। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 का हो जाएगा ये। ठीक है, तो आगे चले। तो 5 छिगानी 72, 72, 12 है 6 या 72 प्लस ये 12 है प्लस ये कितना हो गया 96। इन सबको ऐड करेंगे तो देखो 12 और 72, या ऐसे ऐड करो 12 और 72 कितना हो गया 84, 84 ये ऐड हो गए तो 90, 180। तो हमारे पास में C6H12 है, O6 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 180 और इसका नाम क्या है ग्लूकोज। इसका नाम क्या है ग्लूकोज। इस प्रकार से हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखें, आगे हमारे पास में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यूरिया। इसका फॉर्मूला है हमारे पास में H2NC+O ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसमें देखो बच्चों, इसमें देखें हम तो इसमें हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हो गए, फिर नाइट्रोजन कितने, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, तो 2 नाइट्रोजन प्लस एक कार्बन है इसमें प्लस एक ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, ये सब एटम इसमें प्रेजेंट है और इन सब का एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। अब देखो, इसमें 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 का हो जाएगा 4 गुना 1। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का हो गया 2 × 14। एक कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12, तो एक का हो जाएगा 1 × 12। एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 × 16। सिंप्लीफाई करो इनको, 4 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 16, तो कितना हो गया 40, 56 और ये 60, तो ये आ गया 60। तो यूरिया का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 60 आएगा। तो देखो बच्चों, 100 बातों की एक ही बात है, सीधी सीधी सट बात है। वो बात ये है, आपको एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगली स्लाइड पे मैंने 5-6 एग्जांपल, 4-5 एग्जांपल करवाई दिए। अगली स्लाइड पे मैं बता देता हूँ कि इनकी यूनिट क्या क्या हो सकती है। जैसे एटम में हमने देखा, कोई भी एटम का मास है तो उसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, एमयू या ग्राम। तो वैसे ही इसके मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, एमयू या ग्राम। तो अभी हम देखने वाले हैं इसके। चलो, जैसे हमारे पास में एग्जांपल लूं मैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज की मैं बात करूं तो ग्लूकोज का एटॉमिक मास होगा हमारे पास में 180, सॉरी मॉलिक्यूलर मास होगा 180 एमयू या होगा 180 ग्राम। ये ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, 2 मॉलिक्यूलर मास इसके पॉसिबल है, सॉरी एक मॉलिक्यूलर मास इसका पॉसिबल है जिसकी यूनिट 2 हो सकती है, एक एमयू एक ग्राम। जैसे हम एटम की बात कर रहे थे तो एमयू लगा हुआ था तो वो सिंगल एटम का मास है। अभी हम किसकी बात करें, ग्लूकोज क्या है, मॉलिक्यूल है, और इसके आगे एमयू लगा हुआ है तो ये किसका मास है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। इट इज मास ऑफ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये सिंगल ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका मास को रिप्रेजेंट करता है 180 एमयू। ऐसे ही ग्राम जो है वो किसको, 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर इसके आगे मैं ग्राम लगा दूंगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मास को। और 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.023 into 10 की पावर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी 180 ग्राम में इतने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। और इसके बारे में मैंने वीडियो छोटा सा क्लिप सा डाल रखा है यूट्यूब पे, वहां पे आप डिटेल में देख सकते हो। ये बात है हमारे सामने। हमने एटम की जो एएमयू से ग्राम में कन्वर्जन पढ़ लिया, यहाँ पर भी एएमयू को ग्राम में बदल सकते हैं, वो अपने को याद है। एक एएमयू बराबर 1 एएमयू बराबर 1.67
इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। ये आपको याद रखना है, ग्राम को एमयू में बदला जा सकता है, ठीक है। अब देखो हमने बात करी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर वेट की, उसकी मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी भी बात हमने कर ली है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है उसकी भी बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं आयंस की। तो आयंस पे मूव करने से पहले, आयंस पे मूव करने से पहले हम इसी मॉलिक्यूल में सबसे पहले बात करते हैं कि मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, कितने एटम प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाती है। और जैसे एटम में हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए थे, वैसे ही मॉलिक्यूल में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में हम आयंस पे मूव करने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें हमारा यूट्यूब चैनल रूबीडियम, दूसरा यूट्यूब चैनल रूबीडियम कोचिंग, इनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, जितना हो सकता है उतना इसको अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, ताकि जिसको भी केमिस्ट्री की जरूरत है, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, वो इनका बेनिफिट ले सके। देखो बच्चों, लेक्चर डिलीवर करने का काम मैं मेरा कर रहा हूँ, आपको बस इतना छोटा सा काम करना है, जरूरतमंद के पास में इसको पहुंचाना है, जिसको इसकी जरूरत है, जो इसका बेनिफिट ले सकता है वहां तक इसको पहुंचाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बच्चों आगे चले अपन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, C6H12O6, इसमें टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं, तो टोटल एटम की बात करें तो 6 तो कार्बन के हैं, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल एटम है अपने पास में 6 + 12 + 6, तो 6 + 12 + 6, तो टोटल एटम है हमारे पास में 24। टोटल एटम कितने हैं, 24। तो टोटल एटम इसमें जो भी कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें टोटल एटम कितने परसेंट है, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी। तो मैं यहाँ एक टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एटॉमिसिटी। इट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स present इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज हमने लिया है, तो ग्लूकोज में कितने एटम है, तो एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज कितनी हो गई, C6H12O6, वो हो गई 24, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखो मैं, अमोनिया है NH3, तो इसमें कितने एटम है, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल एटम हो गए 4, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी। समझ गए बच्चों, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4। तो एटॉमिसिटी भी कई बार क्वेश्चन में टर्म यूज कर लेता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए एटॉमिसिटी क्या होती है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है एटॉमिसिटी क्या होती है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसकी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो हमारे पास में एग्जांपल है NH3, सबसे छोटे एग्जांपल से हम कंसीडर करते हैं NH3, ठीक है। ये मिलकर बना हुआ है हमारे पास में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये मिलकर बना हुआ है हमारे पास में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ध्यान देना बच्चों,
इस नाइट्रोजन को एक को मैं बाहर ले लूं और इस नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ 7 नाइट्रोजन 14। ये एटम को लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका मैंने बताया था कि कोई भी एटम को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आ गया, नाइट्रोजन को ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और हाइड्रोजन को मैंने 3 बाहर ले लिया और इसको ऐसे लिख दिया, ये हाइड्रोजन। ये एटम को लिखने का तरीका मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो आप उसको देख लेना। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इसमें बात करूं, ये क्या है जेड, ये क्या है ए, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, तो यहां पर नाइट्रोजन एक है और एक नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं 7। यहां पर 3 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं 3। तो प्लस का ये 3 को मल्टीप्लाई करना है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है इसमें, तो ये हो गया। तो हमारे पास में प्रोटॉन आ गए 7 और 3 10। इसमें कितने प्रोटॉन आ गए 10 प्रोटॉन आ गए। इस प्रकार से इनकी कैलकुलेशन करनी है। अगला देखो, अगर न्यूट्रल है, ये हमें दिया हुआ न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होंगे और बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने हैं 10। तो प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आ गए। अब हम अगर बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो वो कितने होंगे, देखो यहां पर प्रोटॉन है 7, टोटल द्रव्यमान संख्या, सॉरी इसको बोलते हैं हम मास नंबर, प्रोटॉन है 7, मास नंबर है 14। तो इस प्रोटॉन को इस मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था बच्चों अच्छे से न्यूट्रॉन निकालना। तो कितने बच जाएंगे न्यूट्रॉन, एक नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन है और नाइट्रोजन है कितना 1। तो एक नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 3 हाइड्रोजन है, ये लो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर प्रोटॉन एक है और इसका मास नंबर भी एक है, तो इसमें कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जैसे इसकी कैलकुलेशन में यहाँ करूँ तो A = है 1 और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, तो एक और प्रोटॉन कितना है एक बराबर 1 प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ न्यूट्रॉन आ गया 0। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं 0, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से देखें तो 7 + 0 तो बराबर आ गए 7। तो हमारे पास में जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की संख्या तो है 10, प्रोटॉन की संख्या है 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो वो भी है 10, और न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या है 7। इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको रोक करके देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, और यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो लास्ट वीडियो में मैंने एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैलकुलेशन करना बताया था, वहां पर आप इसको रिलेट करके समझ करके अच्छे से यहाँ समझ सकते हो। समझ में आई बात? तो अमोनिया जो मॉलिक्यूल है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम। उससे पहले आपको क्या करना है, अपना रूबीडियम चैनल सब्सक्राइब करना है, रूबीडियम कोचिंग को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है ना। तो भी जो भी कोई बच्चा है जिसको इस वीडियो की जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इसको जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। आगे एक दो एग्जांपल और करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल है हमारे पास में H2O। अब ध्यान देना बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और इसमें 1 ऑक्सीजन है। तो इसको हाइड्रोजन को 2 को बाहर ले लो, हाइड्रोजन को लिखो 1H1। ऐसे ही ऑक्सीजन का 1 बाहर ले लो और ऑक्सीजन को लिखो 8 ऑक्सीजन 16। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन है, इसको तो साफ साफ लिख लेना है। और इसमें प्रोटॉन की बात करूं तो ये जेड है, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए हमारे पास में 2 + 8 = 10। तो प्रोटॉन की संख्या आ गई हमारे पास में 10। हमें पता है जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो न्यूट्रल है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर इसमें मेरे को न्यूट्रॉन की बात करनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है,
दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अभी हमने बात करी थी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0, अभी लास्ट स्लाइड पे देखा था हमने, 0 प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन में यहाँ पर प्रोटॉन है 8, इस मास नंबर में से इस प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा, तो 16 माइनस 8 यानी 8, तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस 8, तो यहाँ आ गया अपने पास में 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 8। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो H2O है उस H2O में प्रोटॉन है हमारे पास में 10, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में 10 और न्यूट्रॉन है हमारे पास में 8। ये इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, है ना? तो इसको नोट डाउन कर लो और बच्चों प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है? आगे चलते हैं, देखो आगे चलिए अपन अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं ग्लूकोज का, और ग्लूकोज होता है हमारे पास में C6H12O6, ठीक है, ये होता है ग्लूकोज। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, प्लस 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और प्लस 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इनको सबको वैसे ही लिख लो बच्चों, इसे 6 को बाहर ले लिया, कार्बन को लिख लिया 6, कार्बन 12, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, इसको बाहर ले लो 12 और इसको लिख दो 1H1, प्लस इसका 6 बाहर ले लो और ऑक्सीजन को लिख दो 8, ऑक्सीजन 16, बस कुछ नहीं करना। अब अगर मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, तो देखो 6 कार्बन है, ठीक है, सॉरी 6 कार्बन है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है जेड, तो 6 कार्बन है, एक कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 6, प्लस 12 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन, प्लस 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं, 8। तो ये आ गया हमारे पास में 6 6 या 36 प्लस 12 है, प्लस 8 6 या 48, कितना आ गया ये 60 96, तो हमारे पास में प्रोटॉन आ गए 96। तो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 96, और मॉलिक्यूल अपना न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल अपना न्यूट्रल है, तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, यही किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब न्यूट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो बच्चों 6 कार्बन है, एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होंगे, इस मास नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो न्यूट्रॉन बचेंगे, तो कितने बचेंगे 6, प्लस 12 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का हमें पता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0, प्लस 6 ऑक्सीजन है, ये लो, और एक ऑक्सीजन में कितना होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8। तो ये आ गया हमारे पास में 6 6 या 36 प्लस 0 प्लस 8 6 या 48, तो ये आ गया हमारे पास में 14 8 84, तो न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास में 84। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें प्रोटॉन आ गए 96, इलेक्ट्रॉन आ गए 96 और न्यूट्रॉन आ गए 84। इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने मॉल के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एटम बचा हुआ था, एटम के बारे में कुछ डिस्कस किया है, मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया है, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में डिस्कस किया है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी यूनिट एएमयू और ग्राम का मतलब क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब आपको इतना समझ में आ रहा है बच्चों, तो अपना रूबिडियम चैनल और रूबिडियम कोचिंग इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करवाओ, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। एक दो एग्जांपल और करते हैं अपन, ठीक है।
जैसे अब तो बेसिक सा एक यूरिया का ले लेते हैं, H2N C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया है हमारे पास में। तो इसमें देखें बच्चों तो हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन, प्लस नाइट्रोजन कितने, 1 और 2, 2 नाइट्रोजन, प्लस कार्बन कितना है, 1 कार्बन, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन। तो सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, वही अपना तो लिखने का तरीका वही है, वैसे ही लिख लो जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 × 1H1 प्लस 2 × 7N14 प्लस 1 × 6 कार्बन 12 प्लस 1 × 8 ऑक्सीजन 16। बस, अब कुछ नहीं करना। प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, तो प्रोटॉन निकालेंगे तो इसमें तो प्रोटॉन कितना, 1, 4 हाइड्रोजन और 1 प्रोटॉन है इसमें, ये जेड है, प्लस 2 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 7, प्लस कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है और 1 कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6, प्लस 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन में कितने हैं, 8। तो ये आ गया अपने पास में प्रोटॉन 4 + 7 × 2 = 14 प्लस 6 प्लस 8। तो प्रोटॉन आ गए हमारे पास में कितने हो गए, 20, और ये हो गया अपने पास में 28 32। तो प्रोटॉन आ गए 32, और मॉलिक्यूल अपना न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर ही हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर ही हो जाएंगे। आगे देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात हम करें तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है और इसमें न्यूट्रॉन है 0। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है और 1 नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 में से 7 घटा देंगे, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच गया 7, ठीक है। और अपने पास में 1 कार्बन है और कितने कार्बन है, 1 कार्बन और 1 में कितने हैं, 6, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 1 बच गया अपने पास में ऑक्सीजन, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच गया, तो ये आ गया अपने पास में 0 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 8। तो यहाँ आ गया अपने पास में 14 20 और ये आ गया 28। कितना आ गया, 28। तो ध्यान देना बच्चों, यूरिया में प्रोटॉन है अपने पास में 32, इलेक्ट्रॉन है अपने पास में 32 और न्यूट्रॉन है अपने पास में 28। इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैलकुलेशन ये हमने देखी। आज इतना ही करेंगे बच्चों। जो अपना टॉपिक था, जो मैंने आयन डाला था, वो आयन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। अब आपको, अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो बच्चों आपका फ्लो बनना शुरू हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक था जो मैंने बेसिक आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको वीडियो को बार बार देखो, आप कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का समाधान में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। जो आयन हमारा टॉपिक बच गया उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आयन जो हमारा जो टॉपिक बच गया उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार देखना है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको एटॉमिक मास याद होने ही चाहिए। देखो बच्चों, एटॉमिक मास का ही खेल है सारा। जब तक एटॉमिक मास याद नहीं होंगे, सिंबल्स याद नहीं होंगे, नाम याद नहीं होंगे, तब तक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। आपको अपने आप को सांत्वना जरूर दे सकते हो कि मुझे समझ में आ रही है, लेकिन एक्चुअल बात यही है, जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। एक्चुअल सिनेरियो यही है, जब तक आप एटॉमिक मास याद नहीं करोगे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालने में एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने में एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। और किस प्रकार से किसी भी एटम को लिख सकते हैं ये मैंने बताया बच्चों आपको। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं रहोगे तो आप, मतलब ये समझ लो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही हो। मतलब तुम अपने आप सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही हो, और कोई दुश्मन की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, अगर तुम अपने साथ ईमानदार नहीं हो तो। इसलिए एटॉमिक मास याद करो, बार बार रिवाइज करो। नहीं याद होते हैं तो पेज पर लिख करके जो दीवार है वहां चिपका लो, है ना। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप अपने साथ ईमानदार रहोगे। सिंपल सी बात यह है, आपको अपने साथ ईमानदार रहना है। समझ में आई बात। जो आयन टॉपिक बच गया उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।